बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे अहम खबर है वो अब से थोड़ी देर के बाद डेवलपमेंट होने वाली है। जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं या मैं सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के दो केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद है, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज़्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे गालिबन, एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहाँ पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले जमानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें हैं, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशाखाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आज़ाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियां जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन 2 केसेस में इमरान खान साहब की फर्ज करें आप जमानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए 3 तरह के दबाव है एस्टेब्लिशमेंट पे। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खौफ फैल गया था। वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत अवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वगैरह। तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी। इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा। और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है, और वो जो एक ताल्लुक था वो कमजोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अरकान हैं उनके पार्लिमान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया, और वहाँ हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके बाद इन सारी चीज़ों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहाँ पर यह मामला भी ख़त्म नहीं हुआ, यह भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे।
برطانیہ سے آواز اٹھ رہی ہے, یورپی یونین سے آواز اٹھ رہی ہے, امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن جب تک ڈونلڈ ٹرمپ عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں, جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو عاصم منیر سے کام ہے, تب تک عاصم منیر صاحب کے لیے پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے, تو اس کے بعد میری بات یاد رکھیے گا کہ یورپی یونین ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے امریکہ ہو, انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہوں, یہ سارے بھرے بیٹھے ہیں. جو کچھ پاکستان کے اندر کیا گیا ہے اس کے بعد بڑا سخت رد عمل ان کے اوپر آئے گا. بہرحال عمران خان صاحب فی الحال تو گرفتار ہیں, اور یہ ایک اچھی خبر ہے, ان کے کیسز لگ گئے. دیکھتے ہیں ان کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے. عمران خان کو قتل کرنے کی جتنی کوششیں کی گئیں, ان پہ مراد سعید نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے, اور یہ بڑی عجیب چیزیں جو انہوں نے بتایا. تشویشناک صورتحال انہوں نے کہا جی جنم لے رہی ہے, اور عمران خان صاحب اس وقت ریاست کی تحویل میں ہیں, جہاں مسلسل ان کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے. آخر کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ ان کا کنٹرولڈ چیک اپ کیا جاتا ہے, کنٹرولڈ انفارمیشن دی جاتی ہے, کنٹرولڈ میڈیا ہے, جس سے زندگی کو خطرہ ہے, جن کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچے ہیں, انہی کی بات پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس سے قبل عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کروایا گیا, ان کو گولیاں لگیں, اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کی, لیکن اس وقت بھی بیانیے بنائے گئے. لمحوں میں آئی ایس آئی نے میڈیا کو ویڈیو بیانات بھجوانا شروع کر دیے فٹافٹ. وہ یاد ہے آپ کو, تھانے کے اندر سے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ رہا تھا, پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اور آئی جی بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ان کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا کہ یہ ویڈیوز آئی ایس آئی کیسے جاری کروا رہی ہے. یعنی پورا نظام انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. پھر فوجی قیادت کے کہنے پر آئی ایس آئی نے ایک افغان کو عمران خان صاحب کو مارنے کا ٹاسک دیا تھا. جب میں نے پریس کانفرنس میں اس سازش کا پردہ فاش کیا, تو آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے سیکٹر نے پریس کلب میں ایک افغانی کی پریس کانفرنس رکھوا دی, اور شام کو پرائم ٹائم ٹی وی چینل پہ پروگرام میں بیانیے کے لیے بھی بھجوا دیا. میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا, مگر یہ جانتے تھے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. اس طرح وہ بندہ بھی سامنے آ گیا. پھر سوابی میں ہیلی کاپٹر گرانے کا پلان بھی ایکسپوز ہو گیا, جس کے لیے ڈبل ایجنٹ ہائر کیا گیا تھا, جو بعد میں مارا گیا. اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں غلط فیول بھروا دیا گیا عمران خان صاحب کے, تاکہ ہیلی کاپٹر گر جائے اور عمران خان صاحب اس واقعے میں مارے جائیں, اور رپورٹ آج تک اس کی سامنے نہیں آ سکی. 18 مارچ کو ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا عمران خان کو مارنے کے لیے. جب وہ بھی ناکام ہو گیا تو پولیس افسر کو گالیاں دی گئی کہ عمران خان کیسے بچ کر نکل گیا. اس کے علاوہ کئی کوششیں اور کی گئی ہیں. 3 سال عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور مسلسل ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. عسکری خبریں چلوانے والا میڈیا یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے عظیم بیٹے عمران خان کی زندگی سے کھیلنے میں حصہ دار بن رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہاں, عمران خان صاحب نے جیل میں عاصم لا اور ذہنی مریض کا ذکر کیا, تو عاصم منیر نے سب کے سامنے کہا کہ عاصم لا ہے تو ہے. اچھا, یہ بات ویسے اور بھی سرکل سے میں نے سنی ہے. اب بتاتا ہوں عاصم لا اور ذہنی مریض کیا ہوتا ہے. اسی غصے میں ڈی چوک میں خون ریزی کی گئی, اور اقبال جرم کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ سنجانی سے آگے مت بڑھو, کیا اکھاڑ لیا, صرف ہم سے لوگ ہی مروائے نا, پھر کوشش کریں اسلام آباد آنے کی, اس مرتبہ اٹک پل پر کھڑے ہو کر ماریں گے. ویسے بھی ڈی چوک میں تو مروا دیے ہیں. اپنے حلقے میں پہچان لیں کہ آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کس امیدوار کو کس نشان پر ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ آپ کی اسکرین پہ اب پھر نظر آ رہا ہے. تو ناظرین, یہ اسد کیسر صاحب کو روکنے کے لیے پنجاب پولیس اکٹھی ہو گئی, اور انہوں نے ایئرپورٹ جانے والا راستہ بند کر دیا. اب یہ وہاں پہ کھڑے ہیں, پیچھے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. یعنی اتنے کو یہ بیوقوف لوگ ہیں اور اتنے بکھلائے ہوئے ہیں کہ اسد کیسر کو اگر آپ نے روکنا تھا سکردو جانے سے, تو جب وہ ایئرپورٹ کے اندر جاتے تو آپ انہیں کہتے جی یہاں پہ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, آپ نہیں جا سکتے سکردو. تو اسد کیسر صاحب سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے, اور اس کے بعد آپ انہیں کہتے جی آپ واپس جائیں, تو ان کو واپس جانا پڑتا. لیکن ان بیوقوفوں نے سارا کا سارا روڈ ہی بلاک کر دیا اور سارا رستہ بند کر دیا. ہزاروں گاڑیاں جو ہے وہ ٹریفک جیم کے اندر پھنس گئیں, اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی فلائٹیں بھی مس ہو گئیں. تو یہ اتنے عقل مند ہیں, ان کی بوکھلاہٹ کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک شخص کو سکردو جانے سے روکنے کے لیے یہ لوگ سارا کا سارا روڈ بند کر دیتے ہیں, کئی لوگوں کی فلائٹیں مس کروا دیتے ہیں. خواجہ سعد رفیق کی بھی فلائٹ مس ہو گئی. خواجہ سعد رفیق نے بھی جانا تھا, اور جا کر یہاں پہ انتخابات کے لیے جو ہے خواجہ سعد رفیق نے کمپین چلانی تھی گلگت بلتستان میں. اب وہ خواجہ سعد رفیق نے کیا کہا ذرا یہ بھی آپ سنیں. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ آج مجھے انتخابی مہم کے ضمن میں سکردو جانا تھا. بر وقت اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ راولپنڈی پولیس نے ایئرپورٹ جانے والی تمام ٹریفک روکی ہوئی ہے. بہت کوشش کے باوجود اس ٹریفک بلاکیٹ کی کوئی معقول وجہ بیان نہیں کی گئی. ایئر بلو نے بھی جو ہے وہ ایئرپورٹ کے گیٹ پر ٹریفک کی جبری بندش کے باوجود فلائٹ کو وقت سے پہلے کلوز کیا,
स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइटें मिस हो गईं। हमारे गिर्द सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। मुख्तलिफ फ्लाइट्स के बहुत से मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हुई, प्रोग्राम खराब हुए। घंटों की खज्जल खुआरी के बाद वापस लौट आए हैं। बेहिसी और नलायकी की भी कोई हद होती है। अज़राए करम दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। नॉर्मली फिर इस तरह के मौके पे ये कहते हैं ना कि जनाब वो दहशतगर्दी का वाकया होने वाला था, तो दहशतगर्दी के डर से, ताकि दहशतगर्दी से बचा जा सके, तो हमने स्पेशल इंतजाम किए थे, तो इतने लोगों की फ्लाइटें मिस हो गई। पूरी दुनिया में नहीं होती हैं, पाकिस्तान में ही तमाशे होते हैं, और वो भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। अब ख्वाजा साद रफीक भी नहीं जा सके, इन्होंने भी कंपेन चलानी थी जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। रोकना था असद कैसर को, ख्वाजा साद रफीक को भी रोक लिया। देखिए, ये जुनेद अकबर से, असद कैसर से ये इतना डरते हैं, तो आप सोचिए कि ये इमरान खान से कितना डरते होंगे, कितने खौफजदा होंगे कि ये इन लोगों को कंपेन नहीं करने दे रहे। तो इमरान खान, मैंने आपको पहले बताया कई मरतबा कि जब तक आसिम मुनीर साहब हैं और जब तक आसिम मुनीर साहब के साथ कोई इमरान खान साहब की डील नहीं होती, जब तक कि आसिम मुनीर साहब को इस बात का यकीन नहीं आ जाता कि वो किसी खतरे में नहीं रहेंगे इमरान खान की वजह से, तब तक इमरान खान को ये कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने बारे में या अपने हवाले से सबसे बड़ा खतरा समझती है, और वो इमरान खान को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि उनको मुसीबत नहीं पड़ जाएगी। ये अवाम इमरान खान को छुड़ाएगी। जब अवाम इनको जकड़ लेगी और इनसे कहेगी कि इमरान खान को छोड़ो, तो फिर आप देखेंगे कि अदालतों से इंसाफ भी मिलेगा, फिर इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। जब इनके ऊपर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने के 3-4 तरीके हैं। नंबर 1, इनकी मईशत के अंदर वो दुर्गत बन रही है कि ये पाकिस्तान को चलाने का, घसीटने के काबिल भी नहीं रहे। पाकिस्तान की मईशत की इन्होंने मंजी ठोक दी है, कोई इनको पैसे भी नहीं दे रहा, और अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा। एक दबाव इनके ऊपर ये आएगा बहुत शदीद। दूसरा दबाव, अवामी ताकत अगर बाहर आ जाती है और बड़े पैमाने पर लोग निकल कर इन्हें मजबूर कर देते हैं कि अब आप इमरान खान को छोड़ें, आप बेगुनाह उसे मजीद अंदर नहीं रख सकते बाकी कैदियों के साथ, तो वो एक दूसरी सिचुएशन है। तीसरी, आलमी सतह पे इस तरह के मुतालबात आसिम मुनीर के सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर अमल दरामद वो कर नहीं पाएंगे। बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से, तो उसके लिए उन्हें कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए होगा, और वो सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के पास है। ये अलग अलग चीजें हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तज्जिया है, ये कोई खबर की बुनियाद पे मैं आपको नहीं कह रहा। तो ऑब्वियस है, ये नजर आता है, कॉमन सेंस की बात है कि आसिम मुनीर साहब को जितना खौफ है वो तो उनके एक्सटेंशन लेने में ही आपको दिखाई दे गया। आपको पता चल गया कि जनाब बहुत खौफजदा है, इन्होंने एक्सटेंशन ले ली 3 साल के बाद। ना सिर्फ इन्होंने एक्सटेंशन ली बल्कि इस्तिस्ना भी ले लिया, तो वो बहुत डरे हुए हैं। लिहाजा वो कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनको छुड़वाया नहीं जाएगा। असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया बाकी लोगों के साथ बैठकर, उन्होंने कहा जी मैं स्कर्दू जा रहा था जहां 7 जून को इंतखाबात हो रहे हैं, वहां हुकूमती वज़रा पहले से मौजूद हैं। हालांकि वज़रा इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। मेरी सुबह 9:30 बजे फ्लाइट थी, मगर एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी गई। डीएसपी समेत पुलिस की भारी नफरी मुझे रोकने के लिए तैनात थी। सबसे पहला सवाल यह है कि पंजाब पुलिस कैसे मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोक सकती है? पंजाब पुलिस ने इंतहाई गैर इखलाकी हरकत की है। मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मौजूदा रुकन असम्बली हूं, जबकि ये एक वफाकी मामला है। बिलावल भुट्टो भी वहां गए, वजीर आजम ने भी वहां जाकर ऐलानात किए, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की पूरी फौज जफर मौज वहां बैठी हुई है, मगर पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारे सूबाई सदर जुनेद अकबर को सूबा बदर किया गया। ये किस किस्म का नक्शा पेश किया जा रहा है? ये असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने इसको छापा भी है। एक लेटर भी लिखा सोहेल अफरीदी साहब ने। वैसे इन चीजों से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला किया हुआ है और उन्हें हुक्म आया हुआ है। देखिए, मुझे ना एक दिन एक सीनियर फौजी ऑफिसर ने यह बात बताई थी। उसने मुझे कहा था कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि यह काम कैसे होगा। उसने कहा हमें ऑर्डर आता है और फिर हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि यह काम हमने कैसे करना है। इसको जरा आप समझ लें कि ऐसा नहीं होगा कि देखो वहां पे क्या हो सकता है, ये नहीं। ऑर्डर आता है आर्मी चीफ की तरफ से ये कि ये काम करना है, और उसके बाद फिर वो हालात को उसके मुताबिक मोड़ना शुरू करते हैं। तो हर हाल में उन्हें वो काम करना पड़ता है। अक्सर मैंने जर्नलिस्टों के मुंह से सुना है कि हमें बताया जाता है चीफ इज चीफ, कि जनाब चीफ ही चीफ है।
وہ جو کہتا ہے بس وہی ہمیں کرنا پڑتا ہے، وہ جو لکھ دے بس وہی ہے، جو وہ کہہ دے اپنی زبان سے وہی ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور اس کو اگر ڈکٹیٹرشپ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی نے خط لکھا، گلگت بلتستان کے انتخابات میں شفافیت کے لیے چیف جسٹس سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان انہیں خط ارسال کیا گیا۔ سہیل آفریدی نے تشویشناک صورتحال پر سپریم کورٹ کے ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کو خط ارسال کرتے ہوئے فوری عدالتی مداخلت کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں انتخابی ماحول کے بارے میں موصول ہونے والی اطلاعات انتہائی تشویشناک ہیں، جہاں ایک سیاسی جماعت کو انتخابی سرگرمیوں، عوامی اجتماعات، انتخابی مہم اور پارٹی قیادت اور کارکنان کی نقل و حرکت میں غیر ضروری رکاوٹوں کا سامنا ہے۔